नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज के प्रॉपर्टी मंत्रा के माध्यम से हम आपको न सिर्फ प्रॉपर्टी के कई अहम मामलों की जानकारी देंगे बल्कि कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आपकी जुड़ी प्रॉपर्टी की समस्याओं का हल बताने की भी कोशिश करेंगे। तो आज के प्रॉपर्टी मंत्रा में हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान रविंद्र कुमार गौतम मौजूद हैं, जिनसे हम तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही कानूनी राय क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टी के मामले पर उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजीव यादव जी जुड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है वो, उनसे जानकारियां तमाम लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी मंत्रा की। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आज के इस प्रॉपर्टी मंत्रा में कि खास खबर क्या है। रियल एस्टेट कंपनियां अपने 25% से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स समय पर नहीं दे पा रही हैं। नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के डेवलपर्स का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा खराब माना जा रहा है। ये कहना है कि ये खराब है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जोन्स लैंग लसाल यानी जेएलएल इंडिया का। पूरे मामले को समझते हैं। रियल एस्टेट का सच, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में हो रही है देरी, कस्टमर्स के बीच नाराजगी। जी हां, दिल्ली एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में लगातार डिले हो रहा है। इसमें एक या दो बिल्डर नहीं है, इसमें यहां के कुल बिल्डर्स के 25% डेवलपर्स इस सूची में शामिल हैं। जेएलएल इंडिया यानी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जोन्स लैंग लसाल की माने तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की देरी से होने वाली डिलीवरी रियल एस्टेट मार्केट में अहम मुद्दा बन गया है। इससे कस्टमर्स के बीच काफी नाराजगी है। कंसल्टेंट का कहना है कि प्रोजेक्ट्स डिलीवरी में देरी के कारण देश भर में इन्वेंट्री लेवल्स काफी ज्यादा है। कमजोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कमिटमेंट और प्रोजेक्ट पूरा करने में लगने वाली पूंजी की कमी और नियामक मंजूरी मिलने में देरी से डिलीवरी समय पर नहीं मिल पा रही है। देश भर में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी में औसतन देरी को देखा जाए तो 25% से ज्यादा प्रोजेक्ट तय शेड्यूल पर नहीं मिल पाए। 2013 में डिलीवरी किए जाने वाले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के मामले में नेशनल कैपिटल रीजन का परफॉर्मेंस सबसे खराब है। एनसीआर रीजन में नोएडा में बड़ी संख्या में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन यहां जिन प्रोजेक्ट्स की सप्लाई 2013 में होनी थी उसका केवल 20% हिस्सा ही डिलीवर किया जा सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। मुसीबतें बड़ी हैं। अगर आप अपने सपनों का एक आशियाना खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा लगा दिया है आपने और आप पहुंच गए हैं आशियाना पाने के ठीक थोड़ा थोड़ा करीब, लेकिन अचानक आपको पता लगता है कि अभी तो प्रोजेक्ट में देरी है। ऐसे में आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अब कब तक आपको आपका आशियाना मिल सकेगा, क्योंकि अगर आप किराए पर रहते हैं तो आपको किराया भी खर्च करना पड़ता है, आपको ईएमआई भी चुकानी पड़ती है और उसके बाद आपका इंतजार लंबा और लंबा और लंबा बढ़ता चला जाता है। क्या स्टैंप ड्यूटी के बारे में भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टैंप ड्यूटी जरूरी है, क्या होती है स्टैंप ड्यूटी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। रविंद्र हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। रविंद्र, बहुत सारे हमारे ऐसे जो भुगता है, जो हमारे निवेशक हैं, उनके जहन में रहता है कि जल्द से जल्द उनको उनका आशियाना मिल जाए, लेकिन तमाम ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जब प्रोजेक्ट्स में देरी होती है। इसके पीछे की वजह को हम आपसे समझना चाहेंगे और जैसा कि रिपोर्ट में भी अभी बताया गया है कि लंबा वक्त लेते हैं, यानी काफी काफी खराब है इस मायने में। देखिए रविंद्र, एक बात तो साफ है कि जितने भी जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खासतौर पे जो रेजिडेंशियल जो जी। प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें सभी में लगभग ये सिर्फ एक आंकड़ा है कि ये 25% जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं वो लेट हो रहे हैं, लेकिन रविंद्र, जमीनी हम जी। आपके पास वापस आएंगे। राजीव यादव हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जुड़ गए हैं। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। धन्यवाद सर। राजीव जी, बड़ा परेशान हो जाते हैं निवेशक जब उनको वक्त पर उनका आशियाना नहीं मिलता है। हम ये जानना चाहेंगे कि जो आम निवेशक है उसको ऐसे में क्या करना चाहिए अगर उसे प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है, पोजीशन नहीं मिल पा रहा है सही वक्त पर। सर पहला तो जो डेवलपर है उसको अपने सिंपल लेटर पत्र के माध्यम से उसे जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है उसे रिमाइंड करना चाहिए कि इतनी पेनल्टी उस पर ड्यू है। जी। अगर बाय द वे उस प्रोजेक्ट में काम ही बंद कर दिया गया है हम्म। तो उसकी
कंप्लेंट और कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट दायर करें। जी, वादे ये बहुत होते बेसिक हैं। चीज है। जी जी जी, बताइए। ये बेसिक चीज है जिसके लिए कोई खर्चा नहीं लगता, जी और उसके बाद बिल्डर अगर नहीं काबू में आता तो आप अपना केस फाइल कीजिए। जी, कई बार राजीव जी ऐसा देखा गया है कि जो बिल्डर या डेवलपर्स हैं, जब देरी वो जानबूझ के करते हैं ताकि जो पैसा है वो बढ़ जाए। उसके दो कारण है सर। जी पहला कारण ये है कि वो चाहते हैं कि जिस इन्वेस्टर के पैसे से उन्होंने जमीन खरीदी और प्रोजेक्ट में उस पैसे को लगाया, जी वो पैसा जो है किसी तरह वो इन्वेस्टर 5, 6, 7 साल के बाद उस पैसे को लेके प्रिंसिपल अमाउंट या किस्तों में अमाउंट चला जाए। जी दूसरा ये होता है कि लिक्विडिटी में उन पैसे को पे जमीन कहीं और खरीद लेते हैं, बिल्कुल। तो उसके बाद उस पैसे को लगाने के बाद उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते नहीं है। जी तो इस चीज के दो कारण है। इनका सवाल बड़ा सीधा साधा है, एक तो पुलिस में एफआईआर जी और दूसरा कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट। जी, बिल्कुल। रविंदर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी। रविंदर, एक पुलिस में एफआईआर और उपभोक्ता फोरम में जाना पड़ता है, लेकिन देरी क्यों? क्योंकि अब ज्यादातर ऐसे मामले, ऐसा नहीं कि एक दो तीन, ज्यादातर मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए रविंद्र, रियल सेक्टर की जो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये रेगुलराइज नहीं है। जी ये एक नियमित संस्था नहीं है कि जिस पर सरकार पूरी तरह से या तो कंट्रोल रख पाए या नियंत्रण रख पाए। इस तरह की कोई चीजें हैं नहीं। जी ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यानी ये तितर बितर सेक्टर अगर इसे कहें तो वो ज्यादा गलत नहीं होगा। तो इस तरीके का सेक्टर है, इसमें ना तो ये पता चलता है कि कितना पैसा लग रहा है, ना ये पता चलता कि कितना पैसा बाहर गया है, यानी कि कितना इन्वेस्ट हो गया है। रविंद्र, नीति और नीयत भी तो एक जैसी नहीं है, क्योंकि सरकार के तमाम ऐसे माननीय हैं जो इस तरह के मामलों में शामिल पाए गए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि इतनी साफ तरीके से इस पर कोई काम कभी हो पाएगा? देखिए, जब तक इस पर कोई अध्यादेश नहीं आता या एक कोई नया कानून, मजबूत कानून नहीं बनता, कानून तो कई हैं, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून कई हैं, लेकिन जब तक एक मजबूत इस पूरे मामले पर अध्यादेश नहीं आता रविंद्र, जब तक इस मामले का हल होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसमें देखिए, रियल एस्टेट में क्या है कि अगर पूरी फहरिस्त पे नजर डालें, एक के बाद एक अगर चीजें देखें, ब्लैक मनी इन्वॉल्व है इसमें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है इसमें, ऐसे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है जो एक का दो करना चाहते हैं, और वो भी सफेद में। और बहुत आसान तरीका है, हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखाते रहे हैं, प्रोग्राम के माध्यम से दिखाते रहे कि आप आज 1 रुपया लगाइए, कल आपको 2 रुपए मिलेंगे, और वो भी व्हाइट में। जी, राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, तमाम ऐसे मामले सामने आने के बाद में समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, सरकारें कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर देती हैं। क्या लगता नहीं कि इस तरह के जो मामले हैं अगर जल्द से जल्द सुलझ जाएं, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अगर इनके लिए निर्धारित कर दिया है, तो मुझे लगता है कि डेवलपर्स जो है इस तरह के कामों को करने से डरेंगे? सर, वो रियल एस्टेट बिल जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सुझाया था वो आखिरी तक लटक गया है। इलेक्शन आ जाएगा तो हो सकता है वो पास भी ना हो पाए। जी और जो पुरानी आईपीसी सीआरपीसी है उससे भी एक गवर्न है, जैसे अभी आपके योगी बता रहे थे। जी बट जब सवाल इसके इम्प्लीमेंटेशन की आती है जी तो ये सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जी बेसिक प्रॉब्लम ये है। अब रियल एस्टेट बिल है, वो आया, कब राज्यसभा में पास हुआ होगा, कब लोकसभा में, कब ऑर्डिनेंस के थ्रू होता। जी तो गवर्नमेंट की नीयत तो इसीलिए है कि उनके खुद के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं, लंबे चौड़े फंक्शनिंग में कारोबार की। चाहे जी कोई भी गवर्नमेंट हो, जी प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं, जो पास्ट में भी जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं, मैं सबको कह रहा हूँ। जी, चलिए और कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। अगर